हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। देखो, आज का जो ये लेक्चर है वो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर। समझते हो आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर मतलब क्या होता है? एक परिचय वाला लेक्चर। देखो, अब तक हमने जो पढ़ा है 11th के लिए, मोल कॉन्सेप्ट हुआ, रेडॉक्स हुआ, यानी जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए थे वो 11th क्लास से रिलेटेड थे। और जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए थे वो चैप्टर थे जो 12th के अंदर आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसे तो मैं बताऊं आपको, 11th के काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जो आपके साथ डिस्कस करने चाहिए थे, लेकिन वो इस पैंडमिक पीरियड के कारण, या मैं कहूँगा इस कोरोना के कारण डिस्कस नहीं हो पाए। ये मुझे अफसोस भी रहा कि आपके साथ मैं उन चैप्टर को डिस्कस नहीं कर पाया। लेकिन अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को अगर वो चैप्टर सीखने हैं, पढ़ने हैं, तो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं पर्सनली उसे समझा सकता हूँ। लेकिन फिलहाल हमें जो बात करनी चाहिए वो बात करनी चाहिए 12th के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आपने देखा है, न्यूज़ में आपने सुना भी है और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी है, देखा भी है मीडिया के द्वारा कि जो 12th वाली क्लास है और जो 10th की क्लास है उनकी एग्जामें पोस्टपोन कर दी गई हैं। अब कई विद्यार्थियों को तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी 12th क्लास में होता इस टाइम तो पास हो जाता, 10th में होता तो पास हो जाता। मैं 10th वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मान लो को 10th के अंदर है तो उनको लग रहा है, जैसे किसी के भाई बहन अगर 10th क्लास में हो तो उनको लग रहा है कि मेरा भाई भी अगर इस टाइम 10th में होता, या मान लो मैं अभी को 9th में है और वो 10th में जाना चाहता है कि अभी मेरा भाई 10th में होता तो वो भी पास हो जाता, अगर मैं 12th में होता मैं भी पास हो जाता, बिना पढ़े में पास हो जाता। तो ये आपकी गलत फहमी है। देखो, अगर मैं आपकी जानकारी बताऊं तो मैंने आपको ये बात क्लास में भी कही थी और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव युग में, अगर इस प्रतियोगी युग के अंदर आपको जीतना है तो आपके कॉन्सेप्ट का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आपको पता है, एक एक पोस्ट के लिए, यानी एक एक भर्ती के लिए लाखों की कतारें लग जाती हैं, और उस लाखों की कतारों में केवल वही विद्यार्थी या वही कैंडिडेट क्वालिफाई होगा जिसके कॉन्सेप्ट का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। अब आपको पता है कि कॉन्सेप्ट का जो लेवल है वो केवल उसी विद्यार्थी का स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिसने चीज़ों को रटा नहीं है, पढ़ा है या सीखा है। बताया आपको, जैसे आपने देखा है कि जब हम शुरू में जो छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो हमको ABCD पढ़ाई नहीं जाती थी, सिखाई जाती थी। जो आज भी हम सीख रहे हैं किसी को सिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ फर्स्ट क्लास के चैप्टर का नाम क्या था, पहले चैप्टर का नाम क्या था, हिंदी के पहले चैप्टर का नाम क्या था, तो शायद आपको चैप्टरों के नाम याद नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम अपन रटते थे शायद चीज़ों को। उनको मैं यह नहीं कह रहा कोई पढ़ता भी था, रटता भी था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी धारणा कुछ ऐसी है कि हमारे जब हम एग्जाम दे तो हमारे टाइम भी कोरोना आ जाए और हम भी पास हो जाए, तो भैया ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। फिलहाल आप पास हो सकते हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि आगे का जो आपका फ्यूचर है वो काफ़ी डाउन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो विद्यार्थी लगातार 7 या 8 महीने से मेहनत कर रहा था, जिसको अप्रोच पता थी कि मैं शायद बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड मेरिट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खैर क्वालिफाई कर ही जाएगा वो, अगर वो बोर्ड एग्जाम मेरिट आता तो उसको काफ़ी अच्छा लगता। लेकिन सबके साथ वो भी पास हो रहा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पास हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता ऐसा आपके साथ हो। अगर आपकी इच्छा है कि सर हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे जो कोरोना आ रहा है ये पैंडेमिक पीरियड दोबारा आ जाए और हम भी पास हो जाए, तो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चीज़ों को प्लीज़ सीखिए, ताकि जो आगे का जो युग आने वाला है उसमें आप तरीके से क्वालिफाई हो पाओ। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी तरह तरह के एग्जाम देता हूं, तो वहाँ मेरे साथ कॉम्पिटिटर बैठते हैं, तो पता है मुझे कि किस प्रकार, किस लेवल का अप्रोच आपके पास फिलहाल इस टाइम में होना चाहिए। क्योंकि लाखों की तादाद में IIT JEE वाले, भाई जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, अगर किसी को इंजीनियर बनने का सपना है तो IIT JEE देनी पड़ेगी, तो लाखों की तादाद में आपको बच्चे मिलेंगे। अगर आप उन बच्चों से compete करना चाहते हैं या उनसे आगे निकलना चाहते हैं, तो आपके जो माइंड की अप्रोच है, जो मेंटल एबिलिटी है, उस बच्चे से 10 गुना आगे होनी चाहिए, और विथ करेक्ट आंसर की विथ एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी के साथ अगर आपने वो चीज़ क्वालिफाई कर ली तो आप एक बेस्ट, एक एक्सीलेंट कैंडिडेट कहलाओगे IIT JEE के रेस्पेक्ट में या नीट के रेस्पेक्ट में। तो ये बात तो थी मेरी बेसिक बात। फिर मैं बात कर रहा हूँ, सर हम करें क्या? अब जो आपको पता है, जो 10th वाले, जो 9th वाले विद्यार्थी थे वो 10th के अंदर आ गए, वो जो 11th वाले विद्यार्थी थे वो 12th के अंदर आ गए। तो फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए 12th क्लास के लिए, जो 11th वाले विद्यार्थियों के लिए 12th क्लास फोकस होना चाहिए। तो आपका जो फोकस होगा फिलहाल होगा 12th क्लास के लिए। और 12th क्लास के लिए अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ऐसी गाइडलाइन आई हुई है, और पता नहीं है तो चेंज हो जाए, लेकिन सिलेबस तो देखो चेंज होता नहीं है, चाहे भले आप CBSE का पढ़ें, चाहे आप RBSE का पढ़ें, चाहे NCERT का पढ़ें, सिलेबस को ज़्यादा चेंज नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन का लेवल या थोड़ी बहुत अप्रोच चेंज हो जाती है, बाकी चैप्टर का नाम सेम ही है। ऐसे कह रहे हैं भाई, आपका जो 12th बोर्ड का एग्जाम है इस बार, अभी तो भगवान जाने पैंडेमिक पीरियड में होगा नहीं, लेकिन 12th बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से जो इस बार बुक आ रही है केमिस्ट्री की, वो NCERT की आएगी। मैंने बताया था क्लास के अंदर, NCERT पैटर्न शायद आपका लागू कर दिया है।
और इस एनसीईआरटी पैटर्न, भले चाहे आरबीएससी का पैटर्न हो चाहे एनसीईआरटी का पैटर्न हो, चैप्टरों के नाम तो सेम है, चैप्टरों के नाम में कोई चेंज नहीं है। बस थोड़ा ये मान के चलिए, आप बताऊंगा मैं आपको, पूरे सिलेक्शन बता दिया जाएगा आपको किस प्रकार आपको अप्रोच करनी है, ठीक है। तो आपके अगर 12th बोर्ड केमिस्ट्री के लिए बात करूं मैं, तो 12th बोर्ड केमिस्ट्री में आपकी एनसीईआरटी की बुक रेफर की जाएगी, ठीक है भाई। अगर एनसीईआरटी की बुक को रेफर करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक में 2 वॉल्यूम आएंगे आपके पास, एक तो आएगा वॉल्यूम फर्स्ट और एक आएगा वॉल्यूम सेकंड। देख लीजिएगा ध्यान से आप, एक तो आएगा वॉल्यूम फर्स्ट और एक आएगा वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट में क्या होगा, वॉल्यूम जो फर्स्ट है उसके अंदर 2 केमिस्ट्री आपके पास। मैंने आपको कहा था शुरू में जब मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास ली थी, जब बेसिक केमिस्ट्री की मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि जो केमिस्ट्री आपके पास उसकी 3 ब्रांच है भाई। केमिस्ट्री 3 ब्रांच बताई थी मैंने आपको। केमिस्ट्री के आपके पास 3 ब्रांच है, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांच आपके पास केमिस्ट्री की थी। तो आपका जो वॉल्यूम फर्स्ट है, इस वॉल्यूम फर्स्ट में एक तो आएगी फिजिकल केमिस्ट्री और एक आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी जो वॉल्यूम फर्स्ट है आपका, उसमें कुछ चैप्टर तो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और कुछ चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। लेकिन जो वॉल्यूम सेकंड है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। सोचो आप कि वॉल्यूम सेकंड अकेला अपने आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बैठा हुआ है। सोचो इतना इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मैं बता रहा हूं आपको, वॉल्यूम फर्स्ट में तो क्या आएगा, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक, और वॉल्यूम सेकंड में क्या आएगा, ऑर्गेनिक। अगर आप बोर्ड के एग्जाम की, अगर बोर्ड की बुक की बात करो जो राजस्थान बोर्ड में चलती है, तो उसमें एक ही बुक है, उसी बुक में जो चैप्टर इसके अंदर है वही चैप्टर इसके अंदर है, जो ऑर्गेनिक उसके अंदर है वही ऑर्गेनिक इसके अंदर। इसमें क्या है, इसमें बुक अलग अलग है, इसमें कंबाइंड बुक है, इसमें केवल एक ही बुक है, उसी बुक में फिजिकल, उसी में इनऑर्गेनिक और उसी में क्या है, ऑर्गेनिक। अगर आपकी किसी भाई बहन की अगर हो बुक तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ना 2 वॉल्यूम होंगे, एक वॉल्यूम फर्स्ट होगा, एक वॉल्यूम सेकंड होगा। वॉल्यूम फर्स्ट में आपके पास एक फिजिकल केमिस्ट्री होगी उसके अंदर और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, और जो वॉल्यूम सेकंड है उसके अंदर कौन सा होगा अपने पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर। तो आपको दिख रहा है वॉल्यूम फर्स्ट में फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक और वॉल्यूम सेकंड में केवल और केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आप सोचो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल आपकी 12th क्लास के अंदर प्ले होगा। तो ऐसे भी मान लिया जाता है कि जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जामर जो होते हैं उसके अंदर, जैसे मान लो आप नीट के एग्जाम बात करें तो नीट के एग्जाम में 45 क्वेश्चन आते हैं। नीट के एग्जाम में केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं, तो 45 में से 15 क्वेश्चन तो होते हैं लगभग इनऑर्गेनिक के, 18 या 17 क्वेश्चन होते हैं फिजिकल के, 18 की समथिंग इसको कम कर लेते हैं, जबकि 18 की समथिंग यानी ऑर्गेनिक का वेटेज काफी ज्यादा रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज चाहे आप जेडब्ल्यू के एग्जाम दीजिए चाहे नीट के एग्जाम दीजिए, दोनों एग्जामों में और बोर्ड के एग्जाम में तो खैर पूरी बुक ही दिख रही है आपको साफ साफ कि वॉल्यूम सेकंड पूरा ऑर्गेनिक का है। किसी भी एग्जाम की बात करो आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि विद्यार्थी की जो कमजोर पकड़ होती है वो इस केमिस्ट्री के ऊपर होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके बेसिक्स काफी अच्छे हैं, जिस प्रकार आपने मोल को पढ़ा था, अगर इसी प्रकार अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सीख जाएंगे, तो ये बात मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपको इस केमिस्ट्री से इतना लगाव हो जाएगा कि आपको दोनों बुरी लगने लग जाएगी। अब बुरी का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना ही छोड़ देंगे, पढ़ना तो मेन दोनों को भी है, लेकिन ये आपको इनके कंपैरिजन में काफी अच्छे लगने लग जाएगी। तो उसके लिए आपको अपने बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे हमने मोल को तरीके से पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, उसी प्रकार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो वॉल्यूम सेकंड है, हम जो वॉल्यूम सेकंड की तैयारी करने जाएंगे वो हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मेरा मोटिव ये रहता है विद्यार्थियों को पढ़ाने का कि उनको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरीके से पढ़ाई जाए, और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने से पहले आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं वो अच्छे हों। अब कई जगह पढ़ाने का तरीका कई अलग है, कई जगह डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। भाई चैप्टर स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है, जब आपको बेसिक्स आते ही नहीं है तो उस चैप्टर को पढ़ने और नहीं पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप केवल चीजों को रट पाओगे, और रट भी आप इन दोनों में सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना भी काफी डिफिकल्ट है, वो आप पता भी लग जाएगा कि डिफिकल्ट क्यों है। अगर आपका बहन भाई हो वो 12th क्लास में जो फिलहाल तो पास हो गए, उनसे पूछ लीजिएगा कि 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक है उसको क्या आप रट सकते हो, तो ये कहेंगे रटना तो भैया इम्पॉसिबल है। बस रिएक्शन को समझो और उनके ऊपर एग्जाम्पल करो, तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बात सुनो आप ध्यान से, अगर आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आता है, उस बोर्ड एग्जाम के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को सोल्व करने में मुश्किल से आपके 30 से 35 मिनट लगेंगे। सोचो आप पूरी बुक लेके बैठा हुआ है अकेला, और क्वेश्चन सोल्व करने में कितने मिनट लग रहे हैं, 30 से 35 मिनट। बस इसमें लिखने का काम नहीं होता, इसमें केवल आपको रिएक्शन दी जाएगी, उनके आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। बस अगर आपकी अप्रोच अच्छी होती है उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो समझिए 30 से 35 मिनट में, या अधिकतर विद्यार्थी 40 से 45 मिनट में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। फर्क क्या होगा, बस उसकी जो बेसिक्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब तो आप इसको हैंडल कर पाओगे। बाकी तो फिर विद्यार्थी देखता ही रहता है, उससे प्रोडक्ट बनते ही नहीं है। तो मेरी अप्रोच ये कहती है
कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तरीके से डील करना है, डिटेल में डिस्कस करना है, तो आपको इसके बेसिक्स आने चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखो पढ़ाना तो मुझे ये भी है, फिजिकली पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑर्गेनिक पे मेरा फोकस इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि इनको पढ़ाना तो भाई मैं पढ़ाई दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, इनऑर्गेनिक में भी आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। ये नहीं कि बोर्ड का ही पढ़ा दिया कि सर बोर्ड का ही पढ़ा के फ्री हो गए काम। आप चाहे किसी भी ये किसी भी जो इंस्टीट्यूट चलते हैं, एलन हुआ, आकाश हुआ, आकाश से लेके पाताल तक के कितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, उनके किसी भी मॉड्यूल को उठा लीजिएगा और उनके किसी भी क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, जो पढ़ाया जाएगा उनमें से आपको सब टच कर देगा। प्रैक्टिस तो आप करनी, ये तो मिलेगा नहीं कि सर आपने जो पढ़ाया उसकी लाइन से लाइन मिल जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट की अप्रोच आपको सिखाई जाएगी उसके द्वारा आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है उनको सोल्व कर सकते हैं। ये दावा में और नहीं होते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, उसको आप पता ही है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें, इनको तो पढ़ने के लिए बेसिक्स पढ़ा दिए मैंने आपको 11th के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी। और उस बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं ताकि आगे जो चैप्टर आने वाले हैं इस वॉल्यूम सेकंड के, तो ये बात मान के चलो, अगर आपने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली तो आप मेरे लिखने से पहले बता दोगे कि सर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। लेकिन 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, 3 चीज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉलो करनी पड़ेगी। देखो इन दोनों की बात मैं क्यों नहीं कर रहा, अब कहोगे सर आप इन दोनों की बात ही नहीं कर रहे, भाई मैं बात कर सकता था, लेकिन मुझे पता है इन दोनों को आप पढ़ लोगे, आराम से पढ़ लोगे, डिटेल में पढ़ लोगे, लेकिन विद्यार्थी को लोचा यहीं आता है, उसकी गड़बड़ यहीं आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिस प्रकार से मैंने आपको IUPAC नामकरण पढ़ाए थे, आपको डिफिकल्ट लगे क्या? किसी विद्यार्थी को डिफिकल्ट लग भी सकते हैं। अब उसकी गलती रही होगी तो पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा होगा नहीं समझ में आएगा तो पूछा नहीं होगा। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो मुझसे तुरंत डिस्कस कर लीजिएगा, चाहे आप व्हाट्सएप के द्वारा कर लेना या कॉल करके पूछ लेना। डाउट रहना नहीं चाहिए आपका, ये नहीं कि सर मेरा डाउट तो रह गया था, तो वो काम आप कर लीजिएगा फिलहाल यहाँ पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैंने आपके लिए कहा था, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरीके से पढ़नी है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरीके से डिटेल में पढ़नी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भाई जो आप चाहे कोई सी कॉम्पिटिटिव कोचिंग में चल जाइए, मैंने कहा था आकाश से लेके पाताल तक की कोई सी कोचिंग में चल जाओ आप, अगर आपको वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करवाएंगे, जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कराते हैं, तो वहां ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं क्या, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये तो डिवाइड करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, किसमें डिवाइड करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर में, और एक पोर्शन रखते हैं वो GOC का। GOC मतलब क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जैसे आपने मोल अवधारणा पढ़ी थी, वैसा का वैसा ये है। ये समझ लो कि आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोल अवधारणा है, यहाँ पे मोल नहीं आएंगे, लेकिन आप ये मान के चलो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोल अवधारणा है। ये तो मैं आपको करा ही चुका, मुझे पता था कि IUPAC नामकरण आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है भाई हम जिसको बनाने जा रहे हैं, भाई हम क्या बनाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नए नए तरह के उत्पाद बनाएंगे। तो अगर हमें उत्पाद का नाम ही पता नहीं है तो हम क्या बताएंगे किसी को हमने क्या बनाया है। इसलिए मैंने आपको क्या बता दिए, IUPAC नामकरण। अगर किसी विद्यार्थी ने अगर IUPAC नामकरण नहीं पढ़ा है तो जो लेक्चर पढ़े हुए हैं, जो डाले हुए हैं लेक्चर मैंने इसके चैनल के ऊपर, वो प्लीज देख लीजिएगा। तो ये वाला पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब मेरा जो फोकस है वो इस चैप्टर पे है, उसका नाम है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कई विद्यार्थियों को डाउट ये होगा, सर आपने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रखी है, वो कब कराओगे? तो वो देखो सुनो, बात बताऊं मैं आपको, मैं वहां तक मैनली तक आपको करा चुका हूं, उसमें जाऊंगा मैं मोजले की पीरियोडिक टेबल, वो लास्ट क्लासिफिकेशन है मोजले का। उसके बाद आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो वो मैं पैरेलल रूप से किसी प्रकार आपकी इन दोनों चैप्टर को कंबाइन करा दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट 12th में ऐसा ना लगे कि सर ये बात तो हमने पढ़ी ही नहीं थी। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं आएगा जो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो हमने 12th में वो 11th में देखा ही नहीं था, पता ही नहीं सर क्या होगा इसमें। तो सब आपको तरीके से पढ़ा है, और मान लो कोई टॉपिक आ भी जाता है तो वो मैं तरीके से डिस्कस कर दूंगा कैसे आपको इसके ऊपर पकड़ बनानी है या सीखना है। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? तो देखो मैं पहले कह रहा हूँ ये जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ताकि आप ये समझ पाए कि हमको GOC कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्यों मैंने आपसे कहा है, अगर वॉल्यूम सेकंड को आपको पूरा स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इस पोर्शन को काफी अच्छी तरह समझाना चाहिए। और आपको पता है, अगर मान लो NCERT अगर बोर्ड एग्जाम लेती है, अगर NCERT की बुक को रेफर करती है, तो NCERT में बस लेवल ये होता है कि NCERT जो है वो चाहे आप CBSE में चले जाएं चाहे RBSE में चले जाएं, और NCERT दोनों में लागू है भाई। CBSE में NCERT चलती है, RBSE में अब के साल से अगर NCERT लागू हो गई तो दोनों का पैटर्न लगभग समान सा हो जाएगा।
और एनसीईआरटी की विशेष बात है, जब एनसीईआरटी का पेपर डिस्कस किया जाता है तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं, उनकी अप्रोच काफी अच्छी रहती है। अब कहोगे सर ऑर्गेनिक न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? ऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल का मतलब है रिएक्शन आना, कि किस, जैसे दे देगा ये 2 बना के दे दिया, बताओ इस अज्ञात पूर्ण कीजिए, बताओ उत्पाद क्या बनेगा, तो बस बता दूंगा आपको, सारे तरीके पता लग जाएंगे किस प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा जी? हमें पढ़ना पड़ेगा जीओसी। तो मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या उसको बोल सकते हैं आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मेरी आपसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं उनको प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था, पढ़ा ही। जो भी रिएक्शन पढ़ाई जाएगी वो ऐसे लगेगी सर ये तो हमने पढ़ ली, ये तो सर हमने जीओसी में पढ़ ली थी। जितनी भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलती वो सब आ जाएंगे इसके अंदर, जीओसी के अंदर। यानी जीओसी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव को तैयार करेगा, और अगर आपकी नींव कमजोर रह गई तो फिर जीओसी मतलब ऑर्गेनिक को पढ़ना ना पढ़ना आपके लिए बराबर है। रट तो आप सकते नहीं, ये तो मुझसे लिख के ले लेना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट नहीं सकते हो। पता लग जाएगा आपको जो पढ़ाई जाएगी, सर हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल, इतनी ज्यादा वेराइटीज है एग्जाम्पल के अंदर कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसको रटना क्या है, इम्पॉसिबल। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा ही नहीं कि आप उसे रटें, आप उसे प्लीज सीखें। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम किसको? जीओसी को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप कहोगे सर ये 12th का टॉपिक है क्या? बिल्कुल ये 12th का टॉपिक है, बिल्कुल ये 12th का टॉपिक है, क्योंकि 12th का जो पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है, तो आप डाल लीजिएगा अपनी कॉपी के हेडिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आप हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं इसको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। किसको डिस्कस करते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं क्रियाविधि। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रियाविधि। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? कार्बनिक। पता लग गया क्या मतलब इसका? यानी कार्बनिक अभिक्रिया क्रियाविधि, कि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे तो पॉसिबल होती है और उसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जो कोई कार्बनिक अभिक्रिया है, वो कैसे प्रोसीड होती है और उसकी क्रियाविधि क्या होती है, किस प्रकार क्रिया कारक से उत्पाद बनता है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर बात है? ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताई जा रहा हूं, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर को, और आपको मजा आएगा कि वाकई में ऑर्गेनिक पढ़ना कितना सिंपल है, तरीके से पढ़ाई जाएगी आपको, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने टॉपिक को। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ORM। शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे हम शॉर्ट में ORM, मतलब समझ गए ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी ORM। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो एक सिंपल बात करता हूं मैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है। देखो, जैसे मैंने लिखा A+B, देखो बेसिक बात कर रहा हूं अभी, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और एडवांस तक ले जाएंगे आपको। ठीक है, A+B कन्वर्ट इनटू हो रहा है C+D। देखो भाई, A+B किस में चेंज हो रहा है? C+D में। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको मूल पढ़ाया था, कहा था आपसे, जो एरो की इधर, जानते हो ना आप, इसे एरो बोलते हैं, जो एरो के लेफ्ट साइड होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, और आपको पता भी है। जो एरो के लेफ्ट साइड होता है, जो एरो के बाईं तरफ होता है, उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं क्रियाकारक। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। और जो राइट साइड होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसे? प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद। देखो जी, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए भाई, अगर आप कोई अभिक्रिया लिख रहे हो तो आपको ये तो पता हो कि अभिक्रिया में जो हम लिख रहे हैं वो है क्या। जो एरो के बाईं तरफ होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे आप? क्रियाकारक, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो एरो के दाईं तरफ होंगे उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? प्रोडक्ट। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए वर्तमान युग के हिसाब से। ठीक है, इसे बोलेंगे आप रिएक्टेंट, इसे क्या बोलेंगे आप? प्रोडक्ट। क्लियर बात है? तो ये तो पहली बात हुई कि सर अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में क्या होता है और राइट साइड में क्या होता है। लेफ्ट वाला होगा रिएक्टेंट आपका, और राइट साइड में आपका क्या होगा? प्रोडक्ट। अब देखो, ऑर्गेनिक में 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्या कह रहा हूं, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में, या मैं कहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुना आप ध्यान से। मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिक के अंदर पहली 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 3 क्वेश्चन कौन कहते हैं? पहला क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन और तीसरा प्रश्न। 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। किसके लिए आते हैं? प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए कह रहा हूं मैं? ये जो 3 क्वेश्चन है किसके लिए होंगे? प्रोडक्ट के लिए। मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, सुनो ध्यान से बात, एक एक बात को सुनना और फिर हम डिटेल पढ़ेंगे चीज को। मैंने कोई अभी के लिखी, सिंपल अभी के लिख रखी बोर्ड पे कि A प्लस बी मिलकर बना रहा है C प्लस डी। मैं कह रहा हूं जो एरो के लेफ्ट साइड में है इसे बोलेंगे आप क्रियाकारक, ये रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो राइट साइड है उसे बोलेंगे प्रोडक्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्पाद। अब इस प्रोडक्ट के लिए भाई दुनिया में हम क्या बनाना चाहते हैं? उत्पाद। उत्पाद क्यों बनता है? इस स्थायित्व की प्राप्ति के लिए। भाई जब भी कोई दो रिएक्शन को आप मिला तो आप कहते हो, आपने खूब पढ़ा है इनऑर्गेनिक में, N2 + 3H2 मिला के बनाते हो आप 2NH3, यानी नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को मिक्स जब आप करते हो तो आपके पास अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या हुआ? ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट इनकी तुलना में ज्यादा स्टेबल है। बस दुनिया में उत्पाद क्यों बनते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। तो इस प्रोडक्ट के लिए, और ये प्रोडक्ट कौन सी केमिस्ट्री का है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन सी केमिस्ट्री का है भाई? ये तो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो मुझे अभी इनऑर्गेनिक मतलब नहीं है, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने डालूंगा। पहला ने 3 क्वेश्चन इस प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के साथ आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन क्या आते हैं? प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक एक बात सुनना ध्यान से आप, प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप जो रिएक्टेंट ले रहे हो, ए और बी जो आपने लिए हैं, इन दोनों को मिलाने पर उत्पाद क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन सुनना आप ध्यान से। 3 क्वेश्चन के साथ आप इस केमिस्ट्री को फेस करेंगे। पहले क्या बात समझ आएगी आपको कि ए और बी को मिलाने पर उत्पाद क्या बनेगा। यानी आपके पास मान लो कोई 2 क्रियाकारक हैं, रिएक्टेंट हिंदी में क्रियाकारक बोलते हैं। मैंने कह दिया कि आपका 2 क्रियाकारक, मान लो कोई एक H2 है या कोई O2 है। फिलहाल तो खैर ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि मान लो आपका 2 क्रियाकारक, ये A है, ये B है। आपसे कहेगा बताओ जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो मिलाने पर उत्पाद क्या बनेगा। तो पहला काम तो ये पता होना चाहिए आपको कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उत्पाद तो बनेगा, उसमें से मुख्य उत्पाद क्या होगा। सोचो सोचो, दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया? मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्या बनेगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, उसमें से मेजर क्या होगा। सर मेजर का मतलब क्या है? देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि N2 + 3H2 मिलके 2NH3 बनाते। पढ़ा है आपने? या आपने किस केमिस्ट्री में पढ़ा है? या आपने पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस केमिस्ट्री में पढ़ा है? आपने पढ़ा है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि सर N2 यानी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस बनाती है। यहां पर तो सर केवल एक ही उत्पाद होता है, यही मुख्य है और यही दूसरा है, मतलब एक ही उत्पाद है सर, उसका नाम अमोनिया है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तरह तरह के उत्पाद बनेंगे। आपको उन उत्पादों में से छांटना है या उसमें से डिस्टिंग्वाइज करना है कि इसमें से मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कैसा होगा। मतलब कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा कि A + B मिलके बना रहा है, C भी बना रहा है, D भी बना रहा है, E भी बना रहा है, F, ये 4 तरह के उत्पाद बना है। C + D + E + F, ये 4 प्रोडक्ट बना दिए उसने। A + B 2 रिएक्टेंट थे, इन दोनों में मिला और कितने उत्पाद बना दिए? 4। कौन कौन से? C, D, E, F। एग्जाम्पल तो मैं बता रहा हूं, आपसे पूछेगा बताओ इन चारों में से 4 तो बन गए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन चारों में से मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, सर मुख्य उत्पाद क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? उत्पाद ही क्या बनेगा साहब, कि जब आप A और B को मिला दोगे तो इन दोनों के मिलाने पर क्या बनेगा। तो आप कह दोगे सर C बनेगा, D बनेगा, E बनेगा, F बनेगा। वो आपको पता हो जाएगा क्या बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? चलो बता दिए कि आप इससे 4 उत्पाद बनेंगे, C, D, E, F। इन चारों में से मुख्य उत्पाद क्या होगा, बताऊंगा कैसे पता लगाते हैं मुख्य उत्पाद। तीसरा क्वेश्चन आपके साथ आएगा कि इस उत्पाद, किस उत्पाद की? मुख्य उत्पाद की। भाई इन चारों में से आपने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, वो सेलेक्ट कौन सा था? मान लो कि मैं सेलेक्ट कर लिया सर ये था मुख्य उत्पाद, C वाला मुख्य उत्पाद था। तो इस मुख्य उत्पाद की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, यानी इसका त्रिविम रसायन क्या होगा। त्रिविम रसायन, ये नई केमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं उसको, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। तो 3 क्वेश्चन बने जाएंगे आपके साथ। 3 क्वेश्चन सुनो ध्यान से, 3 क्वेश्चन आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? उत्पाद क्या बनेगा। दूसरा क्या आएगा? मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, और उस मुख्य उत्पाद का त्रिविम रसायन क्या होगा। अभी मैं बात डिस्कस नहीं कर रहा इसको, ताकि आपको बिल्कुल अटपटा लगेगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में डिस्कस करूंगा कि त्रिविम रसायन मतलब क्या है। और 12th में आपका चैप्टर भी है, 12th का चैप्टर भी यही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके साथ, उत्पाद क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद क्या होगा, और उस उत्पाद का त्रिविम रसायन क्या होगा। ये 3 बातें काम आएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये किसके बारे में बता रहा हूं मैं? ये बता रहा हूं प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूं? प्रोडक्ट के बारे में। बात समझ रही है आप कि आपने 2 क्रियाकारक लिए,
उन दोनों क्रिया को मिला दिया। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताओ जब आपने दो क्रिया कारक मिलाए तो उत्पाद क्या बना। आप कहोगे सर उत्पाद ये बना, तो पूछा जाएगा बता उत्पाद ये बना तो इस उत्पाद में मुख्य उत्पाद कौन सा था, फिर बता दोगे सर ये बनेगा। उस मुख्य उत्पाद की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या थी, वो सिस था कि ट्रांस था, बता दूंगा आपको मैं सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, सिन क्या होता है, एंटी क्या होता है, आर एस डी ई जेड डी एल, वो चलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री चलते हैं, डिटेल डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो अगर आपको तीनों के बारे में पता है तो आप ऑर्गेनिक को जानते हो। अगर तीनों में से अगर एक बात भी अगर आपको पता नहीं है तो आप ऑर्गेनिक में कुछ नहीं जानते हो। तो आपको इन तीन चीजों को सीखना पड़ेगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, कि उत्पाद कैसे बनता है, मुख्य उत्पाद का पता कैसे लगाते हैं, उसके त्रिविम रसायन का पता कैसे लगाया जाता है। तो ये मैं आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता रहा हूं आपको ये बात, कि उत्पाद क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद क्या होगा और उसके त्रिविम रसायन का हम कैसे पता लगाएंगे। ये सारी बातें करने वाले हैं हम किसके बारे में, इस ORM वाले चैप्टर में, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कल से मैं लगातार डिस्कस करूंगा कि आप कैसे पता लगाओगे, मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, सारी बातें डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर ली जाएगी। और जब ये जब ये ORM समाप्त हो जाएगा तो ये जो 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं, इन तीनों क्वेश्चनों का पता लग जाएगा कि वाकई में हम पता लगा सकते हैं उत्पाद क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद क्या होगा, उसका त्रिविम रसायन क्या होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।